फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ एक ऐसा केस शेयर करूंगी जिसमें कि मृत्यु के बाद उनके बेटों ने अपनी माँ और पिता से संपर्क किया, क्योंकि वो अपने बेटों की मृत्यु के बाद इतने दुखी हो गए थे कि वो एकदम जीवन जीना ही नहीं चाहते थे। जीवन जीने की उम्मीद एकदम छोड़ चुके थे कि वो अब उनके बिना वो कैसे जिएंगे। तो ये सोचकर लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के साथ संपर्क किया इस स्टोरी में, और कैसे उन्होंने एक बहुत महान काम को एक अंजाम दिया, एक संदेश दिया अपने माता पिता को, और उनको जीने का एक उद्देश्य दिया। ये स्टोरी मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो जैसे कि कहते हैं ना, हमारे भौतिक शरीर की मृत्यु के साथ ही हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा तब भी जिंदा रहता है, उसे आत्मा कह लीजिए, सूक्ष्म दैवी अंश कह लीजिए, और हमारी चेतना कह लीजिए, या फिर एक एनर्जी कह लीजिए। आप जिस भी भाषा में उसको कहें, जिस भी अर्थ में आपको शब्द आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो हमारी अस्तित्व का एक हिस्सा जीवित रहता है, मैं उसे आत्मा कहती हूँ। तो हमारी आत्मा जीवित रहती है, और भौतिक तल को छोड़कर जब हम एक दूसरे तल पर जाते हैं, जिसे कि आध्यात्मिक तल कहते हैं। भौतिक तल को अपनी सुविधा के लिए इस दुनिया को यूज कर लेंगे वर्ड। तो इस दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक तल पर जब हमारी आत्मा जाती है, तो वो ठीक वैसे ही होता है कि जैसे हम एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में हमने एंटर कर लिया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम चले गए। इसी तरह से एक दरवाजे से होकर जैसे हमारी आत्मा एक दूसरे उसमें प्लेन पर पहुंच जाती है, तल पर पहुंच जाती है, जिसे आध्यात्मिक तल कहा जाता है। और इसमें से कई सारी आत्माएं ऐसी होती हैं कि जिनको ये लगता है उनके बाद उनके परिजनों का क्या होगा, और वो अपने परिजनों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, या उनका कोई अधूरा कार्य रह गया है जो कि पूर्ण नहीं हो पाया है। तो उनको इस दुनिया में आकर उस अपने प्रियजनों से संपर्क करने की अनुमति दी जाती है, कार्य को पूर्ण करने के लिए संदेश भेजने की अनुमति प्राप्त। तो इस दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क कर सकती है। आत्माएं हैं जो हमारी प्रियजनों की आत्माएं हैं, तो वो साइकिक्स के कई तरीकों से हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी टेलीपैथी शक्ति का यूज करके, यानी अपनी मानसिक शक्तियों का यूज करके, और सपनों के माध्यम से। जब वो हमारे सपनों में हमारे प्रियजन आते हैं, तो वो सपनों के माध्यम से हमसे संपर्क करते हैं। और इसी तरह से कई बार जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखलाते हैं, कि ऐसे कभी चेयर खिसक गई, या कभी कोई कपड़ा हिल गया उनका, या उनका कोई कपड़ा पड़ा हुआ है और वो उनकी मृत्यु होगी, वो अपनी प्रेजेंस दिखलाना चाह रहे हैं। तो कोई कपड़ा अचानक से, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं हो, वो कपड़ा अचानक से आपके सामने लहराया, तो आप समझ सकते हैं कि आप वो परिजन आपको यहाँ अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है, उसको आपकी चिंता है, वो आपको देखने आए कि आप ठीक ठाक है या नहीं। और इस तरह से कई सारे लोग जो होते हैं विजन्स में आते हैं, कि आपको ड्रीम नहीं आया, आपको सपना नहीं आया, लेकिन आपको विजन में ऐसा दिखाई दिया कि जस्ट आपके सामने ऐसे खड़ा हुआ है। तो वो आपका धोखा नहीं होता आंखों का, वो एक हल्का सा विजन होता है। वो आपको एक कहते हैं ना, दृष्टि की शक्ति उनको मिली हुई होती है, कि वो हल्का सा दिखा के कहीं कुछ आपको संकेत देना चाहते हैं, किसी जगह के पास खड़े होकर, या इस तरह के संकेत आपको समझने की जरूरत होती है। अतीन्द्रिय क्षमताएं, इंट्यूशन पावर या टेलीपैथी की शक्ति हम सबके पास होती है, बस कुछ लोग उसको विकसित कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं विकसित कर पाते हैं। तो और इसका सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कि अपने प्रियजनों से संपर्क करने का, कि रिग्रेशन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत फेमस बेस्ट सेलर लिखा गया है इस घटना के द्वारा। खुर्शीद भावनगरी और रूमी भावनगरी मुंबई के भाई किला में अपने दोनों बेटों विस्पी और रत्तू के साथ रहते थे, और रत्तू ने 1980 में मोटर कार रैली में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। तो उन्होंने भाग लेने से पहले उन्होंने 1632 मीटर लंबी क्रॉस कंट्री रेस थी, उसमें भाग लिया था। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि उससे पहले वो एक बार अपनी कार को जांच लेते हैं। लेने से पहले तो उन्होंने खोपोली तक अपनी कार को ले आने का फैसला किया, कि वहाँ तक जाकर उसको चेक करके आएंगे कि उसकी कार एकदम ठीक है, क्रॉस कंट्री रेस जो है उसमें मतलब भागने लायक है उनकी गाड़ी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, और उन्होंने अपनी माँ को, खुर्शीद भावनगरी जी को बोला कि वो खोपोली तक जाएंगे और जांच कर अपनी गाड़ी वो वापस लेट नाइट लौटेंगे। अगर लेट नाइट नहीं लौट पाते हैं तो वो दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक लौट आएंगे। तो उसके बाद जब वो लोग जाने लगे, तो जो रत्तू थे, उनके बेटे जो थे छोटे वाले, वो कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरे होंगे, और फिर वो वापस लौट के आए। जो खुर्शीद भावनगरी थी, तो वो अपने घर के बाहर, मतलब सीढ़ियों के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर था, तो घर के बाहर दरवाजे पर उनको विदा करने के लिए खड़ी थी। तो कुछ सीढ़ियाँ उतर के गए नीचे, और फिर वापस लौट के आए, और उन्होंने जाकर अपनी माँ को कस के से लिपटाया और चूमा, और फिर उसके बाद फिर उनको बाय कहकर, मतलब उन्होंने भी उनको बाय कहा, और फिर वो नीचे उतर गए।
फिर वो फर्स्ट फ्लोर तक थोड़ा उतरे होंगे, उसके बाद फिर वो वापस लौट कर आए। उन्होंने फिर कस के अपनी माँ को एकदम अपनी बाहों में लेके कस के अपने से लिपटाया, फिर उनका माथा चूमा और फिर उन्होंने कहा ठीक है माँ मैं चलता हूँ। तो उनको ये व्यवहार ना खुर्शीद जी को बहुत अजीब सा लगा कि उन्होंने इस तरह से उनको एकदम बाहों में लिपटा के ऐसे बार बार, ऐसा उन्होंने पहले कभी किया नहीं था रत्तू जी ने। तो उनको बाहों में ऐसे लिपटा के और फिर वो वापस जो है उनको गए। फिर उसके बाद विस्पी भी आए उनके जो बेटे, बड़े वाले बेटे थे विस्पी, वो भी आए। उन्होंने अपनी माँ से बाय कहा, उन्होंने कहा माँ हमारी चिंता मत करना, हम अपनी कार को चेक करने के लिए जा रहे हैं कि वो ठीक चलती है नहीं, और हम बिल्कुल आराम से लौट आएंगे, हम सुबह 8 बजे तक लौट आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो नीचे उतर के कार में जा रहे थे तो वहाँ पर उनको उनके पिता मिले, रूमी भावनगरी जी। उन्होंने उनको बताया कि वो खपोली तक जा रहे हैं अपनी कार को चेक करने के लिए, और कि वो क्रॉस कंट्री रेस में दौड़ने लायक है या नहीं। उन्होंने तो जो रूमी जी थे उन्होंने उनसे कहा कि क्या उन्होंने कार के इंजन वगैरह सब ठीक से कर लिए हैं, और साथ ही बोला कि कार की स्पीड ज़्यादा मत रखना। तो उन्होंने, बेटों ने उनके जवाब दिया कि विस्पी ने जवाब दिया कि हाँ उन्होंने कार का इंजन एकदम अच्छे से चेक कर लिया है, वो कार की स्पीड एकदम लिमिट में रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी, और बहुत अच्छी तरह से, और सारा उन्होंने जो उसका जो फ्यूल था वो भी उन्होंने अच्छे से फुल कर लिया है। तो उसके बाद उन्होंने उनको सावधानी से गाड़ी चलाने की हिदायत दी रूमी जी ने, और उसके बाद जो है वो वापस लौट गए। तो 2 मैकेनिक को और कुछ दोस्तों को भी लेकर गए थे जो रत्तू और विस्पी थे। तो उसके बाद उन्होंने उनको, जब काफ़ी सुबह 8 बज गए, 8 से भी ज़्यादा ऊपर का टाइम हो गया, तो उनको चिंता हुई। सुबह 8:30 बजे के करीब विस्पी और रत्तू के गैराज से मैकेनिक आया और उसने उनको सूचना दी कि दुर्घटना हुई है, खपोली के पास कहीं दुर्घटना हुई है, और वो दोनों विस्पी और रत्तू अस्पताल में भर्ती हैं। रूमी ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर खपोली रवाना हो गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विस्पी और रत्तू की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर एकदम चूर चूर हो गई थी और आसपास वहां कोई नहीं था। और उन्हें बताया गया कि दोनों को पास के करीब के किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि विस्पी और रत्तू की जो मृत्यु थी दुर्घटना स्थल पर ही हो गई थी, जहां पर खपोली के पास ही में। लेकिन उनके साथ जो उनके फ्रेंड और मैकेनिक गए थे ना, उनको कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मैकेनिक से पूछा ऐसे कैसे हुआ, तो उन्हें बताया कि बस 1 मिनट के लिए उनकी आंख लग गई थी और फिर अचानक कैसे सब कुछ हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो वो एकदम मतलब दुख से इतना एकदम स्तंभित थे कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करें। उनको ये सब कुछ अनरियल लग रहा था कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे पहले भी विस्पी और रत्तू कई बार कार रेस में भाग ले चुके थे। उनका गैराज था, मोटर गैराज था, वो गाड़ियों की मरम्मत करना और उनको रेस पर ले आना, उनको चेक करना, ये तो उनका मतलब हमेशा का ही काम था। तो लेकिन इस चीज़ पर उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। और लेकिन ये था कि उनके साथ में उनके पड़ोसी और रिश्तेदार भी गए थे। जब दुर्घटना की सूचना मिली थी तो सारी जो औपचारिकताएं थी हॉस्पिटल की, सारी कार्रवाई वो उनके जो पड़ोसी रिश्तेदार थे उन्होंने की। और उनको ये समझ में आ रहा था कि वो रूमी जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुर्शीद जी को इस बात की कैसे जानकारी दें कि उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी है। जब रूमी जी अपने घर पहुंचे तो उनकी जो पत्नी थी खुर्शीद जी बहुत ज़्यादा बेचैन थी और वो एकदम दरवाजे पर ही उनका वेट कर रही थी। और अपने पति को देखते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड को आते ही देखते पूछा क्या हुआ, दोनों बच्चे कैसे हैं। तो वो उन्होंने जब उनको बताया कि जो विस्पी रत्तू हैं उनकी वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहीं उनकी डेथ हो गई, तो वो ना एकदम जैसे कहते हैं ना इंसान चेतना शून्य हो जाता है, एकदम होशो हवास खो बैठी। भावनगरी दंपति थे जो एकदम बुरी तरह टूट चुके थे। खुर्शीद जी और रूमी जी को समझ में नहीं आता था कि वो अपनी लाइफ को अब कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। तो क्योंकि उनके दोनों बेटियों को जितना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे, और उनका इस तरह अचानक दुनिया से चले जाना, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो खुर्शीद जी तो बहुत ज़्यादा धार्मिक हुआ करती थी, वो ईश्वर पर बहुत विश्वास करती थी। तो उनका जीवन से, ईश्वर से और धर्म से, हर चीज़ से विश्वास एकदम उठ गया था और वो अब जीना ही नहीं चाहते थे। उनके अंदर एकदम जीने की जो इच्छा थी ना वो मर चुकी थी। उन्होंने अपने आप को हालातों के उस पर छोड़ दिया हवाले, और वो बिल्कुल अपना ध्यान रखना छोड़ दिया और बस वो जीना था। क्योंकि उनके मन में ये सवाल उठता था कि जब मैं इतनी धार्मिक थी उनकी और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा करना तो छोड़ो कभी चाहा भी नहीं, तो उनके साथ इतनी बुरी दुर्घटना क्यों हुई, उनके बेटों को भगवान ने उनसे क्यों छीन लिया। तो इस दुख को वो दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हुई, उनका फ्यूनरल हुआ, उनके सारे जब रस्म रिवाज हो गए उनके धर्म के हिसाब से, तो उनके 29वें दिन उनके एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना रूमी जी और खुर्शीद जी के साथ घटित हुई। में रहने वाली एक मिसेस दस्तूर रहती थी। उन्होंने खुर्शीद जी और रूमी जी को एक बड़ी अजीब सी बात बताई।
उन्होंने कहा कि उनकी जो भाभी थी स्मृति दस्तूर की एक संगीत सभा में गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने जो एक लेडीज़ थी उनको हाल में ही एक दुर्घटना में मारे गए 2 लड़कों के बारे में बातें करते सुना, जो कि अपने माता पिता को एक संदेश भेजना चाहते थे। तो इसलिए उनको ये पता था उनकी भाभी को कि ऐसी घटना श्रीमती दस्तूर के पड़ोस में भी हुई है। तो श्रीमती दस्तूर की भाभी ने उनका लेडी का जो था वो फ़ोन नंबर ले लिया, और ये बात जो है उन्होंने मिसेस दस्तूर ने खुर्शीद जी को और उमी जी को बताई। तो अगले दिन खुर्शीद और उमी जी ने उस महिला से संपर्क किया और उन दोनों को अपने घर आमंत्रित किया। तो श्रीमती दस्तूर की डेथ हुई थी, तो वो उस दुख से बेचैन थी, जिसकी वजह से एक श्रीमती कपाड़िया थी, एक साइकिक मीडियम थी, उनकी जो बैठकें हुआ करती थी उसमें जाया करती थी अपने भाई की आत्मा से संपर्क करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। तो वो एक कहते हैं ना कॉमन बैठक किया करती थी, जहाँ वो आत्माओं का आह्वान करके उनके रिश्तेदारों से वो खुद उनके द्वारा अपने थ्रू मतलब मीडियम बन के, वो जो साइकिक थी वो उनका बातचीत करवाती थी, तो एक मीडियम बन के। तो ऐसे ही एक चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी जहां आत्माओं का आह्वान किया जा रहा था, और वहां श्रीमती भी गई थी उस मीटिंग में, क्योंकि वो अपने भाई से बात करना चाहती थी। तो उसी समय एकदम 2 युवा लड़कों की चीख सुनाई दी, जिसकी वजह से पूरी मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। 2 लड़कों की चीख सुनाई दी, उन्होंने चीखते हुए बोला कि प्लीज़ मेरी बात को सुनिए, और हमारी अभी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हुई है, और हम अपने माता पिता से संपर्क करना चाहते हैं। कृपया उनको ये मैसेज दीजिए कि उनके बेटे उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है, मृत्यु के बाद की दुनिया में पूरी तरह से ठीक हैं, और वो वहाँ सुखी हैं। लेकिन वो उनको देख सकते हैं वहाँ से अपने माता पिता को, और ये देख के उन्हें बहुत दुख होता है कि उनके माता पिता बिल्कुल जीना नहीं चाहते, पूरी तरह से अपने जीवन में टूट चुके हैं। तो इस बात ने उनको बहुत दुखी किया हुआ है, और वो अपने माता पिता से संपर्क करना चाहते हैं। तो ये बात जब उनको श्रीमती दस्तूर की भाभी उसी मीटिंग में थी, और उन्होंने भी ये बात सुनी, तो उन्होंने लगा ऐसा हो सकता है कि श्रीमती दस्तूर के पड़ोस में जो दुर्घटना हुई है उसमें भी उनके दोनों बेटों की मृत्यु हुई थी, तो हो सकता है कि ये उनके बेटे ना हो। तो उन्होंने जो है उनसे संपर्क कराया। तो उन्होंने खुर्शीद भावनगरी जी और उमी भावनगरी जी को श्रीमती कपाड़िया से मिलवाया, जो कि खुद एक साइकिक मीडियम थी, और एक मीडियम बन के जो लोग होते थे जिनके मृत्यु परिजन होते थे उनके रिश्तेदारों से उनकी आत्माओं से बातचीत करवाती थी। 22 मार्च 1980 को खुर्शीद और उमी जी ने नेपियंस सी रोड स्थित श्रीमती कपाड़िया के घर पर आयोजित सामूहिक आत्मा आह्वान बैठक में भाग लिया। जो मीडियम थी श्रीमती कपाड़िया वो बीच में बैठी थी, और दूसरे लोग उनके चारों ओर बैठे थे, और एक एक व्यक्ति के पास जाकर वो उन्हें उनके मृत परिजनों से संपर्क करने में मदद कर रही थी। जब श्रीमती कपाड़िया भावनगरी दंपत्ति के पास पहुंची तो उनके मुँह से अचानक निकला, हेलो मम्मी फैट्सो। तो इस बात को सुनकर जो भावनगरी दंपत्ति थे एकदम चौंक गए, क्योंकि विस्पी अक्सर अपनी मम्मा को, अपनी मदर को हेलो मम्मी फैट्सो ऐसे ही कहकर बुलाया करते थे। तो इस बात को सुनकर उन्हें इस बात का प्रमाण मिला कि उनके बेटों ने ही उनसे संपर्क किया, क्योंकि वो उनके जीवन का एकदम बहुत निजी सा वाकया था, एक निजी आपस की कहते हैं ना अतरंग बातचीत होती है। बच्चे अपने माँ बाप को एक अलग से नाम से बुलाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कुछ उनका पेट नेम रख देते हैं, बुलाते हैं। तो विस्पी अपनी मदर को हेलो मम्मी फैट्सो इस तरह से कह के बुलाया करते थे। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उनके बेटों ने ही उनसे संपर्क किया है। उसके बाद विस्पी और रत्तू ने श्रीमती कपाड़िया के माध्यम से कहा कि वो अपने माता पिता से अकेले में बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने श्रीमती कपाड़िया ने एक और बहुत शक्तिशाली साइकिक मीडियम थी उस समय में, श्रीमती ऋषि, उनका पता दिया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद भावनगरी दंपति ने श्रीमती ऋषि के जरिए अपने बेटों से बात की। विस्पी और रत्तू ने कहा कि मम्मी पापा हम एकदम ठीक हैं, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं और ईश्वर हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। परम पिता परमात्मा में की कृपा से हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, और आध्यात्मिक तल पर यहाँ पर परमात्मा के पास हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम इस बात से दुखी हैं क्योंकि आप दुखी हैं, आपको दुखी देखकर हम दुखी हैं। आप हमारे बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, ईश्वर की यही इच्छा थी। ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, आप अपना ख्याल रखें। और हम आपको यहाँ से देख सकते हैं और देख रहे हैं, और हमें अनुमति मिली है कि हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। हम तब तक आपसे संपर्क नहीं कर सकते जब तक कि आप पूरी तरह निश्चिंत और खुश ना हो। आपको पूरी तरह निश्चिंत और खुश रहना होगा। आपको एकाग्र होने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। आपके अंदर जब तक एकाग्र होने की क्षमता विकसित नहीं होगी तब तक हम आपसे संपर्क नहीं कर सकते। हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अच्छे हैं।
इस घटना के बाद से आप हमारे लिए ना तो रोएं और ना ही हमें मिस करें। इस बात को सुनकर श्रीमती खुर्शीद भावनगरी जी को और रूमी भावनगरी जी को बहुत राहत महसूस हुई, बहुत तसल्ली महसूस हुई और श्रीमती खुर्शीद भावनगरी जी का ईश्वर में दोबारा से विश्वास जगा। इसके अलावा विस्पी ने कहा कि उनको एक खुर्शीद जी को अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। खुर्शीद जी का जीवन का उद्देश्य है कि आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना लोगों के बीच में, और पृथ्वी पर रहकर लोगों की मदद करना, उनका आध्यात्मिक विकास करने में उनकी सहायता करना, आध्यात्मिक जागरूकता का जो प्रसार करना जिससे कि लोगों की मदद हो। तो खुर्शीद जी से उन्होंने कहा कि उनको अपने इस जीवन कार्य को पूरा करना है और उस कार्य में वो लोग उनकी मदद करेंगे। कुछ ही महीनों में खुर्शीद जी और रूमी जी ने अपने बेटों की मदद से पूर्णतः एकाग्र होने की यानी कंसंट्रेशन पावर डेवलप कर ली और शांत रहने की क्षमता विकसित कर ली, जिसकी वजह से उनके बेटे उनके साथ संपर्क करने में सफल हो पाए। और ऑटोमेटिक राइटिंग की मदद से उनका अपने बेटों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क, एक जैसे कहते हैं कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। और पहले क्या होता था कि रूमी जी पेन को हाथ में पकड़कर, पेन या पेंसिल को हाथ में पकड़कर पेपर पर रखती थी। उनके बेटों की आत्माओं के द्वारा उनके हाथ को पेपर पर चलाकर वो ऑटोमेटिक राइटिंग का काम होता था। तो पहले तो सिर्फ लकीरें बना करती थी, लेकिन धीरे धीरे शब्द बनने लगे और फिर वाक्य बनने लगे। और धीरे धीरे इस ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा इन्होंने जो वो क्वेश्चन पूछती थी, प्रश्न पूछती थी श्रीमती खुर्शीद भावनगरी जी, और उनके बेटे उनको उसका पूरा उत्तर लिखवा कर देते थे। तो इस तरह से खुर्शीद दंपत्ति अपने ईश्वर की कृपा से अपने बेटों के साथ में, उनको मतलब कहते हैं ना, उनका बिछड़ना इतना बुरी तरह से महसूस नहीं हो रहा था। उनके जो संपर्क था, इससे उनको जीवन की एक नई दिशा मिली थी, एक राह मिली थी, और उनको अपने जीवन में बेटों की मृत्यु के बाद पहली बार राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि उनके बेटों से संपर्क तो था। उनका ये विश्वास जगा था कि नहीं, हमारे बेटे हमारे पास ही हैं, भले ही हम उनको भौतिक रूप में देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, वो उपस्थित है, उनका अस्तित्व है। बेटों की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही भावनगरी दंपति एक और पारिवारिक कानूनी समस्या में उलझ गए। उनका एक कोर्ट केस था, जिसके लिए उनके जो वकील थे, उन्होंने मना किया था कि वो ये केस ना लड़ें, नहीं तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या में, कानूनी समस्या में और फंस जाएंगे और वो एकदम हार जाएंगे। ये केस एकदम कहते हैं ना लॉस्ट केस है। तो लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या करें। लेकिन जो उनके मृत बेटे थे, उन्होंने उनसे टेलीपैथी के द्वारा संपर्क किया और उन्होंने ये बताया कि वो उनको ये केस जरूर लड़ना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने टेलीपैथी के जरिए उनके मृत बेटों ने एक वकील का नाम भी बताया था। तो उन्होंने भावनगरी दंपति ने अपने बेटों के कहे अनुसार वो केस लड़ने का निश्चय किया। उसी वकील को वो केस दिया जिसका कि नाम उनके बेटों ने उनको बताया था। और देखिए, ये केस वो जीत गए। मतलब वो बिल्कुल भी मतलब कोई भी इस बात पर सबका यही कहना था, सारे वकीलों का, वो केस ये हार जाएंगे, लेकिन वो ये केस जीत गए। तो इस बात से ये साबित होता है कि उनको अपने बेटों की सुरक्षा और मार्गदर्शन, गाइडेंस और अपने बेटों की सुरक्षा उनको प्राप्त थी भावनगरी दंपति को। उनके बेटे वहाँ दूसरे जगत से, आध्यात्मिक जगत से उनका अपने माता पिता का पूरा ध्यान रख रहे थे। उसके बाद तो कहते हैं ना, भावनगरी दंपति ने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके जीना शुरू कर दिया। वो नॉर्मल होते चले गए और उन्होंने अपनी सारी, जितना भी उनका जीवन था, उन्होंने एक तसल्ली के साथ, संतोष के साथ में और ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हुए और बहुत अच्छे से जिया। उनके बेटों ने उन्हें ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए पूरी एक पुस्तक लिखवाई, पूरी एक बुक लिखवाई, ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा और टेलीपैथी के द्वारा। विस्पी और रत्तू ने अपने माता पिता को जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में पूरी किताब लिखवाने के बारे में, यानी स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में और आध्यात्मिक जगत के नियमों के बारे में, वहाँ क्या रूल्स हैं, कैसे क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, मृत्यु के बाद आत्माओं के साथ कैसे नियम हैं, इस सब के बारे में लिखवाने के लिए किताब लिखवाने की अपनी इच्छा का संदेश दिया अपने माता पिता को, जिसके लिए उन्होंने उच्चतर आत्माओं से अनुमति भी प्राप्त की थी। उनका विचार था कि अगर यहाँ पर जो इस दुनिया के लोग हैं, उनको लिए ऐसी जो कोई बुक होगी वो बहुत उपयोगी होगी, जिसमें वो ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में और दूसरी दुनिया के बारे में, यानी आत्माओं की दुनिया के बारे में, स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जो नियम है उनके बारे में जानेंगे। और अगर वो इन नियमों का पालन करते हैं तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और ये विस्पी और रत्तू की इच्छा थी कि किताब लिखवाकर उसे प्रकाशित करवा के वितरण किया जाए। तो विस्पी और रत्तू की इस इच्छा का सम्मान करते हुए
खुर्शेद जी और रूमी भावनगरी जी ने बुक लिखी और वो बुक बेस्ट सेलर है, जिसका नाम है कि लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ड्स। इसमें जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में और ईश्वर के नियमों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इंसान ईश्वर के नियमों का पालन करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी सच्ची स्टोरी के साथ में, और सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट्स भी करिए। नमस्कार।